Nihayat, welcome to the podcast. Assalamu alaikum. First of all, thank you very much for having me on your platform today. आज होपफुली हम वो सारी बातें करेंगे जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारे एस्पिरेंट्स की हेल्प भी होगी। जी ज़रूर। निहायत आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक साइंटिस्ट हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, हर किसी की एक अपनी लाइफ जर्नी होती है, एक स्टोरी होती है। तो कहाँ से स्टार्ट हुई ये निहायत फारूक की जर्नी? जी, मेरी खुद की जर्नी की बात करें तो यही हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर कश्मीर से स्टार्ट हुई, जहाँ पैदा होने के बाद ही मैंने नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स की तरह एक सिंपल बचपन गुजारा। अपने स्कूल में पढ़ता था और साथ ही ट्यूशन वगैरह जैसे सभी स्टूडेंट्स करते हैं। और मैं भी बचपन में ऐसा नहीं कि हमेशा बस पढ़ता ही रहता था, पढ़ने के साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उन सब में भी इंटरेस्ट था। बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेलता था, बाकी स्टूडेंट्स की तरह और बच्चों की तरह शैतानियाँ भी करता था। और फिर जैसे जैसे आगे गया 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में गया, तो फिर देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ऐसी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, तो उनके लिए पढ़ना स्टार्ट किया, उनके लिए प्रिपरेशन की। फिर मुझे नीट और जेई एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। फिर एमबीबीएस या डॉक्टर बनने के सपने के इंटरेस्ट के बारे में मुझे पता चला और धीरे धीरे इसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट आया और फिर प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिया और उसके बाद अभी कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा हूँ। उसके बाद अब मेरी यूट्यूब चैनल की बात करें तो मेरी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस के बाद से मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले भी मैं कंटेंट बनाता था। क्या है कि 2016 से लेकर 2017 में जब नया यूट्यूब इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर 4G, उसके बाद यूट्यूब पे सब लोगों ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था। तो मैं बहुत सारे वीडियोस और कंटेंट देखता था बाहर के यूट्यूबर्स के, इंडिया के यूट्यूबर्स के। तो बचपन से ही मेरी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन थी, या ये कह सकते हैं कि डॉक्टर बनने से ज़्यादा हमेशा मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएशन करनी है। तो यूट्यूब पर पहले मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कुछ भी मैं वीडियो चढ़ा देता, किसी भी तरीके की टॉपिक की, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। गेम्स की वीडियोस बनाई, प्रैंक्स वीडियोस बनाई। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे गया मैं 10th 11th 12th के टाइम पे, जब मैंने देखा कि मैंने अपने स्कूल के एग्ज़ाम, जैसे 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, 11th के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया है, तो एक दिन अचानक मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊं कि जेके बोर्ड एग्ज़ाम में 10th क्लास में कैसे अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने उस तरीके का कोई वीडियो नहीं देखा था। मैंने उस वीडियो से स्टार्ट किया। वीडियोज़ तो उससे पहले भी यूट्यूब पे थे, लेकिन उस वीडियो से स्टार्ट करने के बाद वो पहला वीडियो था जिस पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन और ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स आया और स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में हेल्प मांगी और उन्हें वो वीडियो यूज़फुल लगा। बस तभी से मेरी एजुकेशनल कंटेंट की जर्नी की स्टार्ट हुई। मैंने और वीडियोस बनाए और जब नीट और जेई एग्ज़ाम क्रैक किया उसके बाद डेडिकेटेडली नीट और एमबीबीएस दोनों का कंटेंट बनाता गया और अभी भी वही कर रहा हूँ। साथ में एमबीबीएस की डिग्री भी कर रहा हूँ। तो साथ में एमबीबीएस भी कर रहे हो, यूट्यूब भी कर रहे हो, इतना सब एट अ टाइम। कोई स्ट्रेस या समथिंग लाइक दैट जो आजकल के बच्चे बोलते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ स्टडीज़ एंड ऑल ऑफ इट। आप बोल रहे हो आप यूट्यूब भी कर रहे हो, आप एमबीबीएस के लिए भी पढ़ रहे हो और बच्चों को भी सिखा रहे हो या उनको गाइडेंस कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेस नहीं होता? देखिए, कई बार जब मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा था और जब रिसेंटली मतलब नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के बिल्कुल कुछ टाइम बाद जब मैं अपना एमबीबीएस स्टार्ट करने वाला था, तो कई स्टूडेंट्स और कई टीचर्स का ऐसा कहना था कि दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो सकती हैं। और जब एक चीज़ पे फोकस, दोनों चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ से फोकस चला जाता है और यू एंड अप बीइंग बैड एट बोथ। लेकिन मैंने फिर उसके बाद उस टाइम पर नोटिस किया और रियलाइज़ किया कि कई बार स्टूडेंट्स एक्चुअल में वो चीज़ करने में उतना टाइम नहीं ज़ाया करते जितना ये चीज़ सोचने में कि उसकी वजह से मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े-बड़े जैसे दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं या एथलीट्स हैं या बहुत सारे डेडिकेटेड लोग हैं जो अपने फील्ड में टॉप पर हैं, अगर वो मल्टीपल चीज़ें एक साथ मैनेज कर पा रहे हैं, तो उसके छोटे लेवल पे 2 या 3 चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए भी पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने जब भी कभी ऐसा सोचा कि इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मैं दोनों मैनेज नहीं कर पाऊँगा, मैंने इस थॉट को अपने दिमाग से जाने दिया। और जिस टाइम पर जो मेरे दिमाग में आता था कि छोटे-छोटे ब्लॉक्स में मुझे काम करना है, वैसे मैं उस चीज़ को डेडिकेट करता गया। यूट्यूब वीडियोज़ के टाइम यूट्यूब वीडियोज़ और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। और धीरे-धीरे जब मैंने इसके बारे में सोचना कम किया और एक्चुअल में काम करने पर ध्यान दिया, तो धीरे-धीरे स्ट्रेस भी कम हुआ। इनफैक्ट आगे कभी स्ट्रेस हुआ ही नहीं और सारी चीज़ें धीरे-धीरे मैनेज होती गई। नो डाउट एमबीबीएस की डिग्री में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है और ऐसा नहीं है कि मैं द ग्रेटेस्ट डिटेल पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। यूट्यूब में भी ऐसा नहीं है कि मैं ग्रेटेस्ट लेवल और स्पीड पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लेकिन उस पे भी धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है और आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे एंड एट मैनेजिंग थिंग्स स्मॉलली एंड एफिशिएंटली। सो निहायत आपने अपना नीट 2022 में दिया और आपकी रैंक जो थी स्टेट में वो 10th थी, तो कैसे प्रिपेयर किया था? क्या था वो थॉट ऑफ नीट देना है,
कैसे प्रिपेयर किया था, कितना टाइम लगा आपको प्रिपेयर होने? क्योंकि मैं दे है मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, आई हैव सीन के बहुतों के ईयर्स ड्रॉप हो जाते हैं इसके चक्कर में। कोई बोलता है कि मैंने स्टडी तो किया 11th-12th तो पास कर लिया, लेकिन नीट के लिए मेरे को इतना टाइम नहीं मिला, तो मेरा एक ईयर ड्रॉप हो गया जिसमें मैं नीट के लिए पढ़ा। तो आपका कैसा था? आपको भी ईयर ड्रॉप करना पड़ा या आपने डायरेक्ट पहले अटेम्प्ट में ही नीट दिया? देखिए, नीट 22 की बात करें तो वो मेरे 12th के बाद पहला ही अटेम्प्ट था, कोई भी ड्रॉप ईयर नहीं था और 12th के साथ ही मैंने दे दिया था। अब प्रिपरेशन की बात करें तो अपनी डेडिकेटेड नीट प्रिपरेशन तो मैंने 11th क्लास से स्टार्ट की थी, यानी 2 ईयर प्रिपरेशन थी। लेकिन उससे पहले 9th 10th क्लास में भी इंस्टीट्यूट कोचिंग में जाता था, जहाँ मैंने जब कोचिंग में 9th में अपनी कोचिंग स्टार्ट की तो वहाँ मुझे पता चला कि बोर्ड एग्जाम्स के अलावा और भी एग्जाम्स होते हैं। उन्होंने ओलंपियाड लेवल एग्जाम्स या उन सब चीज़ों से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। वहाँ पर मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी, जाना, जिससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मेरी मेंटल कैपेसिटी भी मुझे लगता है उन 2 सालों में थोड़ी थोड़ी बढ़ी। फिर जब मैंने अपनी 11th क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट की तब भी एक तो मैंने ऑफलाइन में आकाश इंस्टीट्यूट से अपनी प्रिपरेशन की, साथ में PW के ऑनलाइन कोर्सेज जैसे आते हैं उसमें अलग सारे एक टीचर हैं जो यूट्यूब पे खुद भी पढ़ाते हैं, उनसे भी मैं 11th से पढ़ता था आकाश के साथ साथ इन एडिशन। और 12th में मैंने यकीन बैच जो उनका ऑनलाइन है वो भी लिया था। तो दोनों ही सोर्सेज मैंने यूज़ किए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में, तो दोनों को ही क्रेडिट ड्यू है। दोनों की वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हुई। साथ में खुद की अगर बात करें तो मैंने 9th 10th में नीट के लिए डायरेक्ट प्रिपरेशन तो नहीं की थी, लेकिन 9th 10th में मैं ट्राई करता था कि और डिफ़िकल्ट चीज़ें सीखूं। 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स है, मुश्किल मैथ्स है, या फिर और कोई ओलंपियाड लेवल की जो मुश्किल चीज़ें हैं जो 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, उन्हें पढूं, उन्हें ट्राई करूं। अब स्ट्रगल तो बहुत किया मैंने पढ़ने में, लेकिन उसकी वजह से मेंटल कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती गई। तो जब 11th में स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उससे मुझे एक थोड़ा सा एज मिला बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, कि फर्स्ट डे ऑफ 11th क्लास से मुझे पता थी कि मुझे अपनी प्रिपरेशन में क्या नहीं करना। फिर जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कंसिस्टेंटली मैं पढ़ता गया। और एक चीज़ मैंने अपनी प्रिपरेशन में की थी कि जब मैं अपनी चीज़ें पढ़ता था साथ में मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करता था, जो कि मोस्ट ऑफ दी नीट एस्पिरेंट्स करते हैं। और एक चीज़ जो मैंने बाकी सबसे थोड़ी एक्स्ट्रा की थी वो ये था कि मैं मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देता। तो मैं नीट की प्रिपरेशन में हर हफ्ते मॉक टेस्ट देता था 11th क्लास में। फिर उसके बाद जब मैं 12th क्लास में पहुँचा, एक तो मैं अपने 12th क्लास के मॉक टेस्ट तो देता ही था, साथ में 11th क्लास के स्टूडेंट्स की टेस्ट सीरीज़ में बैठ के उनके भी मॉक टेस्ट देता था। फिर 12th को पास करने के बाद कॉम्पैक्ट ईयर में मैं अपनी कॉम्पैक्ट की भी मॉक टेस्ट देता था, 12th क्लास की भी मॉक टेस्ट देता था और 11th क्लास की भी मॉक टेस्ट देता था, ड्रॉपर्स की भी मॉक टेस्ट देता था, चारों क्लासेस के। ऐसा कई बार हुआ है कि एक ही दिन में मुझे 2 या 3 बार मॉक टेस्ट देना पड़ा। उस सुबह से लेकर शाम तक अपनी कोचिंग में ऑफलाइन बैठ के मैं मॉक टेस्ट देता था और फिर घर आके उसका एनालिसिस, मिस्टेक चेकिंग, इस सब से मुझे लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मैं तेज़ इंप्रूव कर पाया नीट एग्ज़ाम के आने तक। एक एस्पायरिंग डॉक्टर है और आपने जेई का भी एग्ज़ाम दिया जिसमें आपकी स्टेट रैंक आना है ये, तो नीट से हटकर जेई क्यों? ऐसा क्या था कि आपने जेई भी दे दिया? जेई में मज़े की बात यह है कि जेई यूजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले स्टूडेंट देते हैं, या फिर अगर कोई स्टूडेंट होगा जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स ये चारों सब्जेक्ट होंगे तो वो नीट भी देगा और जेई भी देगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरे सब्जेक्ट सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थे, मैथ्स मेरा एडिशनल सब्जेक्ट नहीं था। तो लेकिन इंटरेस्टिंग लूप होल ये है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप अटेम्प्ट तो कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्टिंग लूप होल ये है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप अटेम्प्ट तो कर सकते हो, जैसे कि जेई एग्जाम आप बिल्कुल दे सकते हो बिना मैथ्स के सब्जेक्ट के। बस आपको फिर इंजीनियरिंग कॉलेज आगे नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपने 12th क्लास मैथ्स में पास नहीं किया। तो जब मेरा जेई मेंस का पहला सेशन नीट से पहले होने वाला था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अटेम्प्ट करके देखा जाए कि नीट एग्जाम के लिए मैं कितना प्रिपेयर हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक्चुअल प्रेशर में मैं कैसा परफॉर्म करता। तो जेई मेंस का पहला सेशन मैंने अपने साल दिया था और उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को अच्छे से किया, लेकिन जो उसका मैथ्स का सेक्शन था उसमें जो मैंने फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथ्स सीखी हुई थी उससे 6 से 7 सवाल मैंने कर लिए, बाकी नहीं मुझसे हो पाया। तो ऐसे करके मेरे फिजिक्स में 90 के आसपास मार्क्स आ गए, केमिस्ट्री में 95 के आसपास और मैथ्स में 23 के आसपास, वो 6-7 क्वेश्चन मैंने किए थे उसके आसपास। तो उसमें 300 में से 200 समथिंग मार्क्स मेरे आए थे, तो दैट वाज इक्वल टू 99.34%। इट इज स्टिल इम्प्रेसिव। तो नहायत जो अभी का सिनेरियो है नीट और जेई का, क्या डिफरेंस है बीच इन दोनों के बीच में? कौन आपको ज़्यादा टफ लगा, नीट या जेई? और जेई का क्या है कि उसके 2 सेशंस होते हैं, नीट का नहीं होता है, नीट का साल में एक ही बार होता है। तो क्या नीट होना चाहिए 2 बार जैसे जेई होता है, या फिर जैसे हो रहा है वैसे ही होना चाहिए? देखिए, पर्सनली मुझे लगता है कि जब कुछ साल पहले की बात करते 2016 या 2017 की, तो जेई मेंस और नीट में उतना डिफरेंस नहीं था, दोनों ही स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे।
जे एडवांस की बात अलग है, वो काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन उसको इन दोनों से कंपेयर ना करें तो ये दो लगभग सेम थे। लेकिन जैसे जैसे नीट 2019 के बाद एक एक साल आता गया, कंसेक्यूटिवली नीट का लेवल डाउन होता गया और पेपर ईजी आता गया, लेकिन जेई मेंस का लेवल मोर और लेस कांस्टेंट था। 2024 तक के एग्ज़ाम की बात करें तो नीट का स्टैंडर्ड तिल गिर चुका था, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जा रहा था, मार्क्स बहुत हाई आ रहे थे स्टूडेंट्स के और पेपर ईजी हो रहा था। हालांकि जेई का लेवल मेंटेन था। मेरे खुद के ईयर की बात करें 2022 सॉरी, तो मुझे लगता है तब भी जेई मेंस डिफ़िकल्ट था, नीट से कंसिडरेबली डिफ़िकल्ट था। लेकिन एक चीज़ नीट में है कि नीट में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं कम टाइम के अंदर, जबकि जेई मेंस में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है पर क्वेश्चन। लेकिन जैसे जैसे आगे साल गए, नीट का पेपर ईजी होता गया अनटिल नीट 2025। इस साल का जो नीट 2025 का पेपर आया था, काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड पेपर आया था। फिजिक्स डिफ़िकल्ट और लेंथी आई थी, बायोलॉजी लेंथी आया था और केमिस्ट्री भी लेंथी आया था। उसकी वजह से आई थिंक जो अब नीट का एग्ज़ाम आ रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट होने से स्टूडेंट्स का ही फ़ायदा होता है। जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्रीमिंग हो पाती है और उनके साथ जस्टिस हो पाता है। जेई मेंस का भी लेवल वैसा ही है। आई थिंक जेई मेंस इज स्टिल स्लाइटली डिफ़िकल्ट देन नीट, बट टाइम कंस्टेंट की वजह से नीट भी डिफ़िकल्ट बन जाता है। और अब अगर बात सेशंस की करें, मेरे हिसाब से जेई मेंस के 2 सेशंस होना काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और अगर नीट में भी 2 सेशंस आएंगे और सिर्फ सेशंस ही नहीं, नीट को ऑफलाइन बेस्ड के बदले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया जाए जेई मेंस की तरह, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। और जेई की ही तरह दोनों सेशंस की बेस्ट परसेंटाइल एक स्टूडेंट के लिए कंसिडर करनी चाहिए नीट में भी, ताकि स्टूडेंट्स का साल वेस्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अगला सेशन दे पाएँ और वो स्टूडेंट्स का ही बेनिफिट होगा। डू यू थिंक आज के टाइम पे नीट में ऐसा कुछ होना चाहिए रिजर्वेशन सिस्टम, या अगर रिजर्वेशन सिस्टम है क्या उसको इम्प्रूव किया जा सकता है किसी तरीके से? देखिए, पर्सनली मेरा मानना है कि अभी अगर प्रेजेंटली हम लोगों को नहीं दिख रहा है कि कोई कास्ट बेस्ड या फिर कोई और सोसाइटिकल क्रीड या नॉर्म बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, हो सकता है वो इसीलिए है क्योंकि हम खुद किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो कि डेवलप्ड है, यहाँ ये चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन ये भी रियलिटी है कि इंडिया, इनफैक्ट कश्मीर में भी बहुत सारे पार्ट्स में एक्टिवली ये चीज़ अभी भी प्रैक्टिस हो रही है, और जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लिए ऊपर आना मुश्किल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट, आई थिंक इवन दो मैं खुद भी ओपन मेरिट से हूँ, इसकी वजह से मेरा भी एक हिसाब से पोर्शन कटता है, लेकिन मेरे हिसाब से कैटेगरी होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई थिंक किसी भी एरिया में रिजर्वेशन कैटेगरी शुड नेवर एक्सीड मोर देन 50%। बहुत साल पहले 50% तक ही हमारा भी कोटा था, लेकिन अब रिसेंटली उसमें और ज़्यादा सीट्स इंक्रीज़ की गई हैं, जैसे EWS या और कोई कोटा पहुंच गया, तो इसकी वजह से 50% से भी कम ओपन मेरिट की सीट्स हो गई। तो आई थिंक डेफिनेटली इस रिजर्वेशन सिस्टम को बेटर किया जा सकता है। जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं उनको 50% स्ट्रिक्टली रखना चाहिए, और जो रिजर्व सीट्स हैं उन सभी को मिलाकर 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 70% ऑफ द पॉपुलेशन अगर ओपन मेरिट है उनको एटलीस्ट 50% तो मिलना चाहिए कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये एक कॉमन ग्राउंड हो सके। हालांकि रिजर्वेशन होनी चाहिए, उनको भी हेल्प चाहिए ताकि वो अपनी फील्ड में आगे जाएं। और दूसरी चीज़ एक और इसमें मैं एडिशन ये सोच सकता हूँ कि जिस तरह 2 लोग फॉर एग्जांपल कास्ट बेस्ड सिस्टम की वजह से किसी अच्छी पोजीशन पे आ गए, लेट्स से SC और ST या किसी और कास्ट सिस्टम की वजह से 2 लोगों ने अपना MBBS कंप्लीट किया और वो डॉक्टर बन गए। नीट PG में भी उनने अपनी कास्ट बेस्ड कैटेगरी को यूज़ किया और किसी फील्ड में चले गए, लेट्स से मेडिसिन या ऑब्स्काइनिंग। दे एंड अप मैरिंग टुगेदर एंड दे हैव चिल्ड्रन, क्योंकि उनने अपनी कैटेगरी को यूज़ करके अपना इकोनॉमिक और अपना स्ट्रेटजिक पोजीशन इंप्रूव किया। उसके बाद उनके बच्चों के लिए कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स तो वेल एजुकेटेड है, उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, तो ऐसा ही सिर्फ नहीं हो रहा है कि वो ओपन मेरिट वाले लोगों के लिए इनजस्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सब रिसोर्सेज बराबर हैं। इनफैक्ट वो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स और कास्ट बेस्ड सिस्टम के स्टूडेंट्स जो सच में डिप्राइव्ड है और जिनको सच में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी इनजस्टिस कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी ख़त्म होनी चाहिए।